नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नंबर है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 10 पूरी कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1, 2, इसके अलावा 4 और यूनिट नंबर 10, ठीक है, भी हम पूरी कर चुके हैं। 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिटें थी वे चारों पूरी हो गई हैं। आज की जो यूनिट है यूनिट नंबर 8, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। लगभग तुम्हारी 10 क्लासों में ये यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। और उम्मीद है कि भाई आप जो है आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि 21 जून से आपका एग्जाम होना है, ठीक है। और उससे पहले ही आपका पेपर 1 का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ साथ आपके PYQ भी मैं आपका यूनिट के साथ साथ ही करा रहा हूँ, और उसके बाद भी आप लोगों के इसमें PYQ मैं आपके कराता रहूंगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यूनिट नंबर 8 में देखते हैं सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो आपका जो ऑफिशियल साइट पर जो आपका जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको जो कोई भी यूनिट स्टार्ट करता हूं तो उसका पहले आपको सबसे पहले आपको सिलेबस उसका मैं बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो आज का जो इकाई रहेगी, इकाई नंबर 8, इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, ठीक है, इसको कहा जाता है शॉर्ट में। मुख्य विषय वस्तु की अगर बात करें इसमें क्या क्या है तो ICT रहेगा, यानी कि सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली की बात करेंगे इसमें सबसे पहले, ठीक है। ICT से जुड़े प्रमुख जो है संक्षेप सर, जैसे कुछ आपके शब्द हैं HTTP, ULR, इसके अलावा USB और HTML, इसके अलावा IP है, वाईफाई है आदि, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे पहली क्लास में। दूसरा जो रहेगा इसमें आपका तकनीकी शब्दों की समझ है, जैसे आपका ब्राउजर है, सर्च इंजन है, किसको कहा जाता है सर्च इंजन, किसको कहा जाता है ब्राउजर, उसके बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग किसको कहा जाता है, फायरवॉल किसको कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वे भी मैं आपके जो ना इसमें ये मान लो कि ये सबसे पहला टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक को पूरा कराने के बाद ही इसी के PYQ कराऊंगा। उसके बाद दूसरा जो रहेगा इंट्रानेट और ईमेल तथा श्रव्य दृश्य और कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसमें इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर आएगा, दोनों में अंतर क्या होता है, ईमेल की संरचना, इसके अलावा कार्य प्रणाली रहेगी, वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, जूम के बारे में बात करेंगे, गूगल मीट ये क्या होते हैं, इनके जो है इनका उपयोग क्या होता है, उन सभी के बारे में बात करनी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, ठीक है, जैसे स्वयं है, MOOCs है, इसके अलावा आपका नेशनल डिजिटल लैबोरेटरी यानी कि NDL है, ठीक है, इसके अलावा दीक्षा है, ठीक है, और वर्चुअल लैब्स है, इसके अलावा NPTEL है, इसके अलावा ITC और उसके सुशासन यानी कि E-गवर्नेंस, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करें डिटेल से। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा हमारी क्लास का, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी ICT के बारे में, ठीक है। ICT यानी कि सामान्य संक्षिप्तियां और इसकी शब्दावलियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ उसके PYQ कराऊंगा। उसके बाद दूसरी जो क्लास रहेगी हमारी, दूसरी क्लास रहेगी आपकी इंटरनेट और इंट्रानेट, ईमेल और आपका दृश्य जो है आपका श्रव्य दृश्य, ठीक है, इसके बारे में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसके PYQ करेंगे इसी के साथ साथ। इसके अलावा आपकी जो तीसरी जो क्लास रहेगी, ठीक है, या सॉरी 2 क्लास इसकी आ जाएगी, आपकी 2 क्लास इसकी, ठीक है, एक आएगी थ्योरेटिकल, एक आएगा PYQ। इसके बाद आपका जो इसकी जो क्लास रहेगी, तीसरी क्लास या छठी क्लास इसकी रहेगी, ठीक है, इसका भी PYQ कर लेंगे, ठीक है। छठी और सातवीं हो जाएगी, और 8वीं और इसके अलावा एक क्लास इसकी हो जाएगी, ठीक है, 7वीं और 8वीं, ठीक है। तो एक क्लास में थ्योरेटिकल कराऊंगा, एक क्लास में उसी के PYQ इसमें मैं कराने का आपको प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहला है आपका ICT से जुड़े प्रमुख ICT यानी कि सामान्य शब्द जो है, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावलियां, ठीक है, यानी कि जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ICT से जुड़े प्रमुख आपके जो है शब्द हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आपका ICT ही आता है। ICT किसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसी को हिंदी में कहा जाएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके अलावा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार एग्जाम में जो है इनकी फुल फॉर्म देने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका अर्थ क्या होगा, यह वेब ब्राउजर है, यानी कि यह एक तरह का ब्राउजर है और वेब सर्वर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का ब्राउजर है, ठीक है।
और इसका जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं आपका डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक डाटा से दूसरे डाटा में या एक फोन से दूसरे फोन में पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी डाटा का जो है ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो रहेगा आपका HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स इसको कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह है HTTP का सुरक्षित संस्करण है जो डेटा एन्क्रिप्शन करता है, यानी कि डेटा का ट्रांसफर करता है बिल्कुल मिलाकर, ठीक है। इसके अलावा URL क्या होता है भाई, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसको कहा जाता है। यह किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है, जैसे मान लो कोई भी एड्रेस होता है, जैसे आप डालते हैं ना, ठीक है, www.com, ठीक है, www. करके, इसके अलावा google.com, ठीक है, या इसके अलावा और भी कोई आपका जो है कोई भी आपको साइट जो है इसमें ढूंढनी हो तो उससे कर सकते हैं, जैसे HTTPS. ठीक है, इसके अलावा www. उसके बाद में आपका google.com, ठीक है, या इसके अलावा कोई और भी सर्च इंजन जो होते हैं उसको भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। कुल मिलाकर जो है इससे किसी वेबसाइट या वेब पेज, ठीक है, का इससे पता लगता है या उसके एड्रेस के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे URL से, ठीक है। इसके अलावा USB क्या है भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यह एक सामान्य इंटरफेस है जो कंप्यूटर में डिवाइस जैसे पेन ड्राइव माउस जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का जो है, ठीक है, यहाँ पर रखा नहीं होगा, ठीक है, अच्छा, ये एक प्रकार का जो है, ठीक है, ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में लगा देते हैं, ठीक है, और उससे रेंज प्रोवाइड होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई माउस है, जैसे मान लो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका रिमोट है, ठीक है, तो रिमोट को जो ना जो इससे कनेक्ट किया गया, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, रेंज को कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं USB, ठीक है। USB का जो प्रयोग किया जाता है वो जैसे आपके मान लो, ठीक है, ये पेन ड्राइव है, ठीक है, तो पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव की तरह ही वो आपका क्या होता है, ठीक है, पेन ड्राइव की तरह ही उसको लगाया जाता है, किसी भी लैपटॉप में या किसी भी मोबाइल वगैरह में कहीं भी लगा सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, उससे माउस को जोड़ देते हैं ये, ठीक है, या फिर आपका जैसे ये मान लो कीबोर्ड है, ठीक है, तो कीबोर्ड को उससे जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वाईफाई को, तो उसके माध्यम से उसमें यानी कि बिना वायर के भी उसमें काम किया जा सकता है, उसके माध्यम से, ठीक है, बिना वायर के भी उससे काम किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं USB, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, USB है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का USB है, इसको जो है मोबाइल फोन में लगाकर, ठीक है, और उसमें पेन ड्राइव या इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव को लगाकर मोबाइल में लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, उसके माध्यम से, तो ये भी एक प्रकार का USB है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है आपका HTML, ठीक है, HTML ये है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसको क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये मूल भाषा, ये एक प्रकार की भाषा है, ये एक प्रकार की मूल भाषा है जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहा जाएगा HTML, ठीक है, ठीक है भाई। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको कहा जाता है। URL का क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसके अलावा HTTPS का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी फुल फॉर्म ही आपकी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। नेटवर्क में किसी डिवाइस की यूनिक पहचान, यानी कि एक अलग से किसी चीज की अलग पहचान बनाने के लिए IP एड्रेस जो है सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से आप जो है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, डिवाइस में या कंप्यूटर में, ठीक है, एक अलग ही पहचान, एक अलग IP एड्रेस, ठीक है, अलग पहचान इससे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा है आपका वाईफाई, ठीक है, इससे तो आप परिचित होंगे, ठीक है, वाईफाई से, वायरलेस फ्रेंडली, ठीक है, यानी कुल मिलाकर वाईफाई का मतलब है बिना तार के आप इंटरनेट को किसी के भी माध्यम से या किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाएगा वाईफाई। यह एक तकनीक है जो वायरलेस, यानी बिना वायर के वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। कुल मिलाकर एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना, कंप्यूटर को लैपटॉप से, ठीक है, या किसी भी चीज को आप बिना वायर के, बिना तार लगाए कनेक्ट कर सकते हैं, उसी को कहा जाएगा वाईफाई, ठीक है। इसके अलावा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है सीमित क्षेत्रों के लिए, जैसे मान लो ये हमारा स्टूडियो है, तो इसमें आपका एक कंप्यूटर रख के उससे आपके बहुत सारे कंप्यूटर हो या बहुत सारे जो है डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
इसको देख लेते हैं भाई। सीमित क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल, ठीक है, या आपका जो है यूट्यूब का जैसे स्टूडियो है हमारा, ठीक है, इसको कह सकते हैं में कंप्यूटरों का नेटवर्क, ठीक है, वो कहा जाएगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक कंप्यूटर के माध्यम से अनेक डिवाइस, अनेक कंप्यूटरों को या अनेक जो है डिवाइसों को, मोबाइल वगैरह को उससे कनेक्ट किया जा सकता है, उसी को कहा जाएगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, अगला है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बड़ा क्षेत्र, ठीक है, वो था सीमित क्षेत्र, ये रहेगा बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र में फैला नेटवर्क जैसे इंटरनेट, जैसे मान लो इंटरनेट है और पूरे शहर में इंटरनेट फैलाना हो या पूरे जिले में इंटरनेट फैलाना हो, ठीक है, तो एक ही डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, एक ही डिवाइस के माध्यम से, वैन के माध्यम से आप जो है पूरे क्षेत्र में या पूरे जिले में, ठीक है, या पूरे शहर में, ठीक है, इंटरनेट फैला सकते हैं, उसको कहा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आईएसपी, आईएसपी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां होती हैं, जिस तरह से जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ठीक है। आगे समझे, इसको कहा जाएगा क्या, इनको कहा जाएगा आईएसपी, इनको आईएसपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। आवाज आ रही है प्रॉपर, एक बार कमेंट करके बता देना भाई, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं इसको आज जो है पीपीटी में लेके आया। तो वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और आईएसपी का मतलब होता है, आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, जैसे जियो है, बीएसएनएल है, ठीक है, इसके अलावा एयरटेल है, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, ठीक है, एक और कंपनी है आपकी, कौन सी, आइडिया, कौन सी कंपनी बदल गई, ठीक है, एक वो कंपनी है, तीन प्रकार की, तीन चार ही अभी फिलहाल कंपनी रह गई आपकी, जियो है, एयरटेल है, ठीक है, आइडिया है, ठीक है, आइडिया को आपको कहीं में बदल देगा, आइडिया है, ठीक है, चलो आइडिया है, ठीक है, इसके अलावा एक है बीएसएनएल, ठीक है। तो ये तीन चार कंपनियां हैं फिलहाल। पीडीएफ पे ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है, वर्तमान में से जानते हो आप, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट साझा करने का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो है, यानी कि मान लो आपका, जैसे मान लो ये मैंने आपको पीडीएफ तैयार कर रखी है, तो इसको जो ना, इसको क्या कहा जाएगा, पीडीएफ, ठीक है, इसको पीडीएफ, जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, इसी की आपकी जो है पीडीएफ भी कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका पीडीएफ, ठीक है। यानी कि जब कोई पेज जो है एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे आप जो है टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको किसी को भी शेयर या साझा कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाएगा पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू, सीपीयू कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है, जहां सभी मुख्य प्रोसेसिंग होती है, जब सभी, जहां पर सभी क्रियाकलाप, सभी प्रकार के कार्य होते हैं, उसी को कहा जाता है सीपीयू, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग इसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है भाई। चलो जी, तो ये थे आपकी कुछ जो है आपकी शब्दावलियां, एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूं इनको, ठीक है, जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन से शब्द आए हैं, ठीक है, या कौन कौन सी शब्दावली आई हैं, उनके बारे में एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा हमने क्या, आईसीटी, आईसीटी कहा जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एचटीटीपी, एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपका एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स, ठीक है। इसके अलावा यूआरएल, यूआरएल है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसके अलावा एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा रहेगा आपका आईपी, आईपी का मतलब है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और किसी भी आईपी एड्रेस की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई, ठीक है, वायरलेस, ठीक है, वायरलेस फ्रेंडली, ठीक है। इसके अलावा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। वैन एक बड़े क्षेत्र के लिए होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको कहा जाता है, आगे समझे, ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां होती हैं। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा इसी में हमारा वो रहेगा तकनीकी शब्दों की समझ, तकनीकी शब्दों की समझ, जैसे कि आपका ब्राउजर है, सर्च इंजन है, किसको कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्या, ब्राउजर। ब्राउजर की अगर बात करें, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में दो प्रकार के होंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर उनको कहा जाएगा जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर, जिसमें हम इंटरनेट पर वेबसाइट खोल सकते हैं, इनके ब्राउजर में
आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट को खोला जा सकता है। उदाहरण के लिए गूगल, ठीक है, गूगल क्या है, ठीक है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। इसके अलावा मोजिला, ठीक है, मोजिला फायरबॉक्स है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एडेज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं आपके, ठीक है, जिनके माध्यम से आप जो है, जिनके माध्यम से आप इंटरनेट पर जाकर किसी भी प्रकार की वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसके अलावा सफारी, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के क्या हैं, ये हैं सारे के सारे क्या, ब्राउजर। ब्राउजर मतलब एक प्रकार के सर्च इंजन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, ठीक है, सर्च इंजन, ठीक है, ब्राउजर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे सर्च इंजन की, यह एक ऑनलाइन टूल होता है जिससे हम इंटरनेट पर जानकारी खोज सकते हैं। इंटरनेट पर जानकारी खोज सकते हैं, जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल है। गूगल के माध्यम से आप जो है आपकी कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की जानकारी के बारे में जो है, किसी भी प्रकार के या किसी भी डिवाइस को या किसी भी जानकारी को खोज सकते हो। इसके अलावा बिंग, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। इस पर जाकर भी आप जो है किसी भी जानकारी के बारे में, किसी भी जानकारी को या किसी भी चीज को टाइप करोगे तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा डक गो, ठीक है, डक गो, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। कार्य क्या करता है, ये कीवर्ड्स के आधार पर, यानी कि आप जो भी वर्ड इसमें टाइप करोगे, जैसे आपने देखिए ना, टाइप करा यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, उसमें बहुत सारी, या मान लो जैसे कि जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी माध्यम, आप उस पर सर्च करोगे यूजीसी नेट हिंदी माध्यम, या एक दूसरा हमारा चैनल है संसार अकेडमी, ठीक है, तो संसार अकेडमी के नाम से अगर आप उस पर जो है सर्च करोगे तो आपका जो ना संसार अकेडमी के नाम से जितने भी आपके उसमें यूट्यूब चैनल होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, ठीक है, आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का उसको कहा जाएगा सर्च इंजन। यह कीवर्ड्स के आधार पर इंटरनेट से संबंधित पेजों की सूची प्रदान करता है, ठीक है, जितने भी उस नाम से हैं, ठीक है, उन सभी नामों को या उस सभी प्रकार के आपके चैनल्स को इनके सामने आपके सामने ये लाकर रख देगा, ठीक है, क्या, सर्च इंजन, ठीक है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, यह एक तकनीक है जिसमें डाटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है या अपलोड किया जाता है या डाला जाता है, ठीक है, इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप इसमें क्या करेंगे, डाटा या एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में स्टोरेज या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कुल मिलाकर आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर या अलग से कोई आपका जो है टूल्स रखने की जरूरत नहीं है या ऐप रखने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, ठीक है, अपना डाटा, अपना जो है आपकी जो भी पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, आप उसको उसमें सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके अलावा आई क्लाउड, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है, ये एक प्रकार के क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। और आप इनमें आपके किसी भी प्रकार के वीडियो को, किसी भी प्रकार के फोटो को, किसी भी प्रकार के पीडीएफ को, ठीक है, सेव करके रख सकते हैं बिना किसी टूल से, बिना किसी ऐप के भी, ठीक है। लाभ क्या होगा, कहीं से भी डेटा एक्सेस, बैकअप और सुविधा सहयोगी कार्य होता है। यानी कि आप जो है इसमें आपने अगर मान लो अपने मोबाइल फोन को, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अगर अपने मोबाइल फोन को, ठीक है, रिसेट मार दिया, ठीक है, उससे सारी चीजें भागी, दोबारा से आप उसमें अपना ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या खुल के आएगा, तुम्हारा कंप्यूटर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा खुल के आएगा और उसमें आपने जो चीजें भी सेव की थी वे सारी की सारी चीजें आपकी दोबारा से खुल जाएगी, यानी कि वे आपकी जाएगी नहीं आपके मोबाइल फोन से या डिलीट नहीं लगेगी। तो उसी को कहा जाता है आपका क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद बात करें फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल की बात करें तो यह एक सुरक्षा प्रणाली है, यानी कुल मिलाकर सेव करता है किसी भी चीज को, जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकती है, जो अनावश्यक रूप से वायरस वगैरह आता है उसको रोकने का कार्य करती है। यह कंप्यूटर या नेटवर्क को बाहरी खतरों जैसे वायरस, हैकर्स से बचाने का कार्य करते हैं, क्या, फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब है एक प्रकार की दीवार, एक प्रकार की दीवार जो अनावश्यक टूल्स को, अनावश्यक ऐप को, अनावश्यक जो वायरस होता है या हैकर्स होते हैं, ठीक है, वे आपके फोन में या आपके लैपटॉप में या आपके जो है कोई भी आपका टूल्स जो चला रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका जो है ना, जो भी टूल्स वगैरह चला रहे हैं उसमें आपका वो नहीं आएगा, उसको आने से रोकती है। उसी को कहा जाता है क्या, फायरवॉल, ठीक है, उसी को फायरवॉल कहा जाएगा, ठीक। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को, ठीक है, एक तरह से सेफ रखता है, ठीक है, एक तरह से सेफ रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक, उसी को कहा जाता है फायरवॉल, ठीक है। डेटा, ठीक है, डेटा, सूचना और ज्ञान, ठीक है, डेटा, सूचना यानी कि डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इसके बारे में बात करते हैं। डेटा क्या होता है, बिना अर्थ के तथ्य, जैसे 50 दिल्ली 2023, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, डेटा, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, इसमें दे देगा आपका 50 दिल्ली और 2023, ठीक है, तो ये दे देगा, ये क्या रहेगा, डेटा, ठीक है। सूचना क्या होगी, जब डेटा को प्रोसेस कर समझने योग्य बनाया जाता है,
तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा सूचना। जैसे मान लो इसमें दे दिया दिल्ली की जनसंख्या 2023 में 50 लाख थी, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दे दिया 50 दिल्ली 2023, ठीक। जबकि आपका सूचना क्या होगा, सूचना इसको सीरीज में लगा कर देगी आपको। इसमें लिखा जाएगा कि दिल्ली की जनसंख्या 2023 में, दिल्ली की जनसंख्या 2023 में 50 लाख थी या 50 करोड़ थी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सूचना, उसको कहा जाएगा सूचना। ज्ञान क्या होगा, सूचना के आधार पर निर्णय लेने या समझ विकसित करने की क्षमता को सूचना के आधार पर। जैसे मान लो ये सूचना दी गई, ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, दिल्ली की जनसंख्या है कितनी, आपकी 50 लाख, ठीक। तो हमको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ कि दिल्ली की जो आबादी है वो 50 लाख है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमको ज्ञान हुआ, ठीक है, इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, तो इसको क्या कहा जाएगा, ज्ञान, ठीक है, ठीक है। तो डेटा किसको कहेंगे, डेटा कहेंगे जब जो ना, जब तथ्य जो है, जब तथ्य बिना किसी अर्थ के होते हैं। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल में दिया गया है आपका 50 दे दिया, दिल्ली दे दिया और 2023 दे दिया, ठीक है, या और कुछ भी दे सकता था। यानी कुल मिलाकर आपके टूल्स को या किसी भी चीज को या किसी भी अर्थ को या किसी भी आपके जो पर्सन को या तथ्यों को या फैक्ट को अलग अलग करके दिया गया हो और आपके समझ में ना आ रहा हो कि कहना क्या चाह रहा है, उसको कहा जाएगा डेटा, ठीक है। और जब उसी डेटा को एक क्रमबद्ध तरीके से समझा दिया जाएगा, जैसे आपका दिल्ली की आबादी 2023 में या 2024 में या 2027 में या 2025 में 50 लाख थी या 20 लाख थी या 40 लाख थी या 30 लाख है या 60 लाख है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा क्या, सूचना, यानी कि उसको जो है समझने योग्य बना दिया गया है, ठीक है। जब किसी जब डेटा को, जो ऊपर डेटा दिया गया, जब डेटा को समझने, डेटा को प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब क्रमबद्ध करके उसको, ठीक है, क्रमबद्ध करके समझाने के योग्य बनाया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा सूचना। जैसे दिल्ली की जनसंख्या 2023 में 50 लाख थी या दिल्ली की आबादी 2023 में या 2024 में या 2025 में, ठीक है, 50 लाख थी या 60 लाख थी या 70 लाख थी, तो उसको क्या कहा जाएगा, सूचना, ठीक है। और जब हमारी चीज ये चीजें हमारी समझ में आ गई, ये सूचना हमको प्राप्त हो गई, है ना, और ये जानकारी हमारे दिमाग में बैठ गई, तो इसको कहा जाएगा ज्ञान, ठीक है। इसी को कहा गया क्या, ज्ञान कहा गया। सूचना के आधार पर निर्णय लेने या समझ विकसित करने की क्षमता को आपका क्या कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। तो डाटा समझ में आ गया, डेटा किसको कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब आपका तथ्य जो होते हैं वे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं और उनको जो है उपयोगकर्ता पूरी तरह से समझ नहीं पाता, उसको कहा जाएगा डेटा। सूचना यानी कि जब उस डाटा को क्रमबद्ध तरीके से बताया जाएगा ताकि जो है उपयोगकर्ता उस डाटा को समझ सके, उसको कहा जाएगा सूचना, ठीक है। और जब वो डाटा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ठीक है, जब वो डाटा समझ में आ जाएगा या जो है ना, ठीक है, उसके जो है उसको उसके प्रति समझ विकसित हो जाएगी हमारे अंदर, तो उसको कहा जाएगा क्या, ज्ञान। उसी को ज्ञान कहा जाता है। उम्मीद है कि तीनों आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलो जी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसमें, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने आपको जो है उनके बारे में बता दिया, ठीक है। जो प्रमुख शब्दावली थी उन सभी के बारे में फुल फॉर्म उनकी बताई दी, ठीक है। उनका विस्तार से भी उनको दिया गया है साइड में, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं दोबारा से फिर से, ठीक है, एक बार फिर से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आईसीटी दिया गया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ होता है ITTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यह वेब ब्राउजर है और वेब सर्वर के बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, ठीक है, एक प्रकार का। इसके अलावा जो दूसरा दिया गया है वो दिया है आपका, ठीक है, इकाई 8 के अंतर्गत ही। इसके अलावा है आपका क्या, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है, सोर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अगला है आपका URL मतलब जो ना आपका क्या रहेगा, ठीक है, इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है लोकेटर, ठीक है। इसके अलावा USB है, USB की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अलावा HTMP को कहा जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म रहेगी। इसके बाद अगर बात करें IP को इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है, वाईफाई वायरलेस फ्रेंडली। इसके अलावा LAN को लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। WAN की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़े क्षेत्र के लिए। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और CPU का होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कुछ ब्राउजर थे मैंने आपको बताया, जैसे, ठीक है, गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एडेज है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्राउजर हैं, ठीक है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम इंटरनेट पर वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसके अलावा सफारी है, ठीक है। तो याद रखना कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि सफारी क्या है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, तो ब्राउजर है, ठीक है।
कैसे ब्राउजर है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा सर्च इंजन की बात करें तो यह एक ऑनलाइन टूल होता है जिसमें हम इंटरनेट पर जानकारी खोज सकते हैं। जैसे आपका गूगल है, ठीक है, गूगल में आप अगर किसी भी चीज के बारे में सर्च करोगे तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा बिंग भी इसी प्रकार का है, याहू है, डकडकगो है, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, एक जो है कीवर्ड जो होता है, जो आप जो उसमें टाइप करोगे उसके आधार पर इंटरनेट से संबंधित पेजों की सूची प्रदान करते हैं या आपके सामने खोलकर रख देते हैं। उनको सर्च इंजन कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें, एक प्रकार की तकनीकी है जो डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस यानी कि प्रोसेस करके देता है। उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में स्टोरेज और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कुल मिलाकर आपको अलग से सॉफ्टवेयर या आपके कोई ऐप या टूल्स रखने की जरूरत नहीं है। आप इनके माध्यम से भी, जैसे गूगल ड्राइव है कि प्रत्येक मोबाइल फोन वगैरह में होता है, उसमें आप इसको रख सकते हैं। आई क्लाउड है उसमें रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, वन डिवाइस है, ठीक है, ड्राइव है, तो इनमें भी आप जो है आप अपनी एप्लीकेशन, फोटो, वीडियोस वगैरह रख सकते हैं। लेकिन इन सब की एक लिमिट होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है, ठीक है। फायरवॉल एक प्रकार का जो है वायरस को आने से रोकने वाला, ठीक है, एक एप्लीकेशन होता है, एक तरह का टूल्स होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से एक प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो आपका जो अनावश्यक रूप से आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, ठीक है, वायरस वगैरह आता है उसको आने से रोकता है, या बाहरी जो खतरा है उसको आने से रोकता है। जैसे हैकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी दे देता है, या कोई वायरस वगैरह आता है तो उसके बारे में जानकारी देता है, उसको रोक देता है, ठीक है। इसके बाद डेटा, सूचना और ज्ञान, ठीक है। डेटा कहा जाएगा जब किसी तथ्य को, ठीक है, जब किसी तथ्य को आपका जब किसी तथ्य को, ठीक है, या बिना अर्थ के, ठीक है, जब किसी तथ्य को या फैक्ट को बिना अर्थ के आपके सामने पेश किया जाए तो उसको कहा जाएगा क्या, डेटा। जैसे मान लो आपका दिया गया एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, 50 दिल्ली 2023, ठीक है, 50 दिल्ली 2023, आपके समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कह रहा है, ठीक है, 50 दिल्ली 2023 है क्या, ठीक है। तो सूचना, इसके बाद आएगी सूचना। सूचना क्या है, जब डेटा को प्रोसेस कर समझने योग्य बनाया जाता है, यानी कि जैसे दिया गया ना आपका 50 दिल्ली 2023, तो इसका मतलब होगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की आबादी या दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है, 2023 में 50 लाख थी, ठीक है, 50 लाख थी दिल्ली की आबादी 2023 में या 2024 में या 2025 में, ठीक, 50 लाख या 60 लाख या 70 लाख थी। जब इस तरह से इसको समझाया जाएगा तो उसको कहेंगे क्या, सूचना, ठीक है, सूचना कहेंगे। और जब ये जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी, इसके आधार पर आप क्या करोगे, निर्णय लोगे, ठीक है, और आपकी समझ विकसित होगी कि भाई आपको पता लग गया कि दिल्ली की आबादी कितनी है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, तो उसी को कहा जाएगा क्या, ज्ञान, उसी को कहा जाएगा ज्ञान, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी, ठीक है, यूनिट 8 का जो सबसे पहला टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट इसमें करा दिया है, ठीक है, वो सबसे पहले मैंने आपको इसमें करा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। यदि कोई टॉपिक या कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। कुल मिलाकर हम लोगों ने जो है आज आईसीटी, ठीक है, आईसीटी कंप्लीट कर लिया है। आईसीटी से नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत, यूजीसी नेट पेपर 1 की इकाई 8 से संबंधित क्लासें कर रहे हैं। इन सभी में आप सभी का स्वागत है, ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इकाई 8 की, इससे पहले 2 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर पहला टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, और उससे संबंधित आपके पीवाईक्यू भी मैंने आपके करा दिए थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो करेंगे इंटरनेट, ईमेल और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास नंबर 3 आपकी ये यूनिट नंबर 8 की होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट व इंट्रानेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखना क्या क्या हमको, तो इंटरनेट देखना है, इंट्रानेट देखना है, ईमेल और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपका आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट किसको कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रानेट किसको कहा जाता है, देखिए इंटरनेट होगा आपका सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप यानी कि सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंटरनेट कहा जाएगा। और जब एक सीमित क्षेत्र में किसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसको इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है, ठीक, उसको इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दी गई है, ठीक। तो परिभाषा के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी परिभाषा क्या दी गई है उसको देखते हैं। यह है विश्वव्यापी, यानी कि जो है आपका एक बड़े स्तर पर, ठीक है, विश्वव्यापी मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है, सार्वजनिक नेटवर्क है, यानी कि एक प्रकार का सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, ठीक है, सभी को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट क्या है, एक सार्वजनिक नेटवर्क है,
एक सार्वजनिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये क्या करता है, ये आपका कंप्यूटरों को जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है, या मोबाइल फोनों को आपस में कनेक्ट करता है। उसी को कहा जाएगा क्या भाई, इंटरनेट। उसी को इंटरनेट कहा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद इंट्रानेट को देखते हैं। इंट्रानेट भी एक प्रकार का इंटरनेट ही है, लेकिन ये आपका विश्वव्यापी और सार्वजनिक रूप से है, लेकिन ये रहेगा आपका निजी नेटवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार का निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन, किसी कंपनी के भीतर काम करता है। यानी कुल मिलाकर जो है इसका आपका एरिया आपका क्या होगा, सीमित होगा। इसका एरिया केवल सीमित होगा। किसी एक, इसको आपका एक कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक किसी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ना उससे बाहर नहीं होता, एक संगठन के अंदर रहकर काम करता है। उसको कहा जाएगा क्या, इंटरनेट, ये सॉरी इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट जो आपका सार्वजनिक रूप से काम करेगा, पूरी तरह से फैला रहेगा, उसको कहा जाएगा इंटरनेट। और जिसकी आपकी आपकी लिमिट होगी, ठीक है, जो एक सीमित क्षेत्र में होगा, जैसे मान लो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर कह सकते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, किसी संगठन में, उसको कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट। ठीक है, उसी के अंदर काम करता है। उपयोगकर्ता की अगर बात करें, ठीक है, उपयोगकर्ता की अगर बात करें तो सभी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं जिसके पास भी मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और उसने डाटा में रिचार्ज करवाया है, या इंटरनेट के लिए आपका जो है उसने रिचार्ज करवाया है, तो वे सभी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसका, इंटरनेट का। लेकिन इंटरनेट की अगर बात करूं, केवल अधिकृत कंपनी या कर्मचारी व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकते हैं। जो आपके उस कंपनी में काम करते हैं, जो कर्मचारी या व्यक्ति उस कंपनी में, उस स्कूल में, उस संस्था में काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा केवल इंट्रानेट का उपयोग किया जा सकता है। इसको सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल जिनको लिंक भेजा जाएगा, जिनको उसका पासवर्ड वगैरह पता होगा, वही व्यक्ति केवल उसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा उदाहरण की बात करूं तो इसमें गूगल आ जाएगा इंटरनेट में, फेसबुक आ जाएगा इसमें, ठीक है, यूट्यूब आ जाएगा इसमें, व्हाट्सएप आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा ड्रीम 11 जो खेलते हैं आप, ठीक है, गेम वगैरह, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, आपका ऑनलाइन लूडो है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें शामिल आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इंटरनेट के माध्यम से चलती है लगभग। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट की बात करें तो किसी कंपनी का कर्मचारी, पोर्टल हो सकता है अलग से, एक अलग से पोर्टल बनाया होगा उन लोगों ने, वेबसाइट बनाई होगी उन लोगों ने, वो इसमें हो सकती है, या किसी जो है आंतरिक या स्कूल का कोई आंतरिक पोर्टल हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई टूल्स हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है। केवल आपको जिसको उसमें एंट्री दी जाएगी वही उसका उपयोग कर सकता है। उसको कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट। ठीक है भाई। इसके बाद सुरक्षा की बात करें तो कम सुरक्षित है इंटरनेट। आपका क्या होता है, कम सुरक्षित है, क्योंकि सभी उसमें एंटर हो जाते हैं, उसमें सभी एंटर कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी उसमें आ सकता है, वायरस किसी भी प्रकार का। लेकिन बात करें इंटरनेट की तो ये अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि सीमित और नियंत्रित एक्सेस है। ठीक है, ये एक लिमिट में है। ठीक है, इसमें सभी एंटर नहीं कर सकते, सभी आसानी से नहीं जा सकते। ठीक है, किसी भी प्रकार का वायरस इसमें आसानी से नहीं जा सकता, कोई हैकर इसमें आसानी से इसको हैक नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या होगा, सुरक्षित होता है। लेकिन इंटरनेट सुरक्षित नहीं होता। बात करें कनेक्टिविटी की, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा होता है, आमतौर पर स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा। ठीक है, क्या होगा, इंटरनेट आमतौर पर जो है जो स्थानीय नेटवर्क होता है, लोकल जो नेटवर्क होता है, ठीक है, लोकल जो नेटवर्क होता है ये केवल उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन कह सकते हैं, लोकल एरिया, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे जुड़ा हुआ होता है, AN, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है इंटरनेट। ठीक है भाई, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिभाषा बताऊं, दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है, इंटरनेट कहा जाएगा यह है विश्वव्यापी सार्वजनिक नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट की बात करें तो ये एक प्रकार का निजी होगा, एक क्षेत्र का होगा, एक किसी कंपनी, किसी स्कूल, किसी विद्यालय में हो सकता है, ठीक है, संगठन में हो सकता है, उसके भीतर काम करता है। ये जो ना सार्वजनिक रूप से काम नहीं करता। उपयोगकर्ता की बात करें, इसमें सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं, सभी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल वही व्यक्ति काम करेगा जो कंपनी का होगा, संस्था का होगा, या जिसको उसका लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उपयोग की बात करें, उदाहरण की बात करें तो गूगल आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब आ जाएगा, तो सारे जो है इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कंपनी का अलग से कोई पोर्टल होगा, कोई टूल्स होगा, कोई ऐप होगा। ठीक है, कंपनी का ही अलग से या स्कूल का ही अलग से होता है। ठीक है, वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा की बात करें तो ये कम सुरक्षित होता है क्योंकि सार्वजनिक है, और ये ज्यादा सुरक्षित होगा इंटरनेट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये केवल सीमित क्षेत्र में है, नियंत्रित है, इसकी आपका जो लिमिट है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है,
पूरी दुनिया में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है केवल एक क्षेत्र में, एक नेटवर्क में, एक विद्यालय में, एक आपके संस्था में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए जी, तो आगे देख, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन इसका उपयोग करता है, कैसे उपयोग करता है, सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सारांश एक आपका समरी के रूप में अगर देखा जाए तो इंटरनेट आपका वैश्विक रूप से होता है और सार्वजनिक होता है। इंटरनेट की बात करूं, ठीक है, इंटरनेट होगा कैसा, वैश्विक और सार्वजनिक रूप से, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट की बात करें तो सीमित होगा, ठीक है, निजी होता है, कंपनी, संस्था या किसी स्कूल के अंदर होता है, और इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति जो उसके मेंबर हैं, जिनके पास उसका लिंक है, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट। केवल यही अंतर इसमें है आपका। ठीक है, चलो जी, ईमेल देखते हैं क्या है भाई। ईमेल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईमेल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ईमेल, स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ ईमेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ईमेल क्या होता है भाई, ईमेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, डिजिटल तरीका है, एक प्रकार का डिजिटल तरीका है। यह एक डिजिटल तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश या फाइल या फोटो या चित्र भेज सकता है। ईमेल से क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई फाइल भेज सकता है, ठीक है, कोई अपना फोटो भेज सकता है, ठीक है, कोई सूचना भेज सकता है, कोई चीजें आपकी टाइप करके भेज सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसी को कहा जाएगा क्या, ईमेल। ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक डिजिटल टूल्स है, डिजिटल आपका तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश, फाइल या चित्र आदि या फोटो इसमें भेज सकता है। इसी को कहा जाएगा क्या, ईमेल। आ गया समझ में, चलो जी, आसानी से आ गया होगा, कोई ज्यादा इसमें इतना मुश्किल नहीं है। ईमेल आईडी का सामान्य प्रारूप कैसा होता है, ये आपको देखना है। आप सभी ने अपनी ईमेल आईडी बना रखी होगी, ठीक है, तो वही होती है आपकी ईमेल आईडी का प्रारूप। ठीक है, इसमें एक तो यूजर का नाम आएगा, इसके अलावा ऐट लगाया जाएगा बीच में, फिर डोमेन .com, डोमेन मतलब उस कंपनी का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो rahul121@gmail.com, या आप जो है ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है आपका सुनील, ठीक है, सुनील अमृत। इसके बाद में कुछ भी इसमें लगा सकता हूं, 268 या 810 ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐट, ठीक है, ऐट के बाद, ठीक है, ऐट के बाद क्या आ जाएगा, जीमेल, ठीक है, जीमेल MAIL gmail.com, ठीक है। जीमेल की जगह आप इसमें याहू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रदाता कंपनियां हैं, सेवा प्रदाता ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको डोमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर की अगर मैं बात करूं तो जीमेल ही सबसे ज्यादा आपका उपयोगी है भारत में, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है। इसके अलावा आप इसमें याहू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें ऐसे आपके डोमेन आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन का नाम आ जाएगा, जैसे मान लो जीमेल है, याहू है, उसके बाद .com रहेगा। ठीक, यहाँ पर आपका जो है व्यक्ति क्या करेगा, उपयोगकर्ता अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर उपयोगकर्ता अपना नाम लिखता है, जैसे ये दिया गया है आपका क्या, ये हो गया उपयोगकर्ता का नाम, जैसे कि मेरा नाम हो गया। ठीक है, आगे समझे, मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अपने नाम से कुछ भी बना सकता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, तो उसमें रहेगा ऐट का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, ऐट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद डोमेन, ठीक है, डोमेन आपका जो भी प्रदाता, जो भी सेवा प्रदाता कंपनी है, जो भी नाम है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, याहू का इस्तेमाल करना चाहें या जीमेल का इस्तेमाल करना चाहें या अन्य और किसी आपके जो है डोमेन का भी नाम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, डॉट के बाद आ जाएगा आपका कॉम, ठीक है, .com। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये रहता है। ठीक है, ऐट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, @ इसको @ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये @ का चिन्ह है। ठीक है, इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद डोमेन का नाम रखना पड़ेगा यहाँ पर, फिर .com भी आपको इसमें रखना अनिवार्य है। और यहाँ पर आप कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी अपना नाम वगैरह आईडी इसमें, यूजर नेम आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, आप लोग इसको बनाते भी हैं। ठीक है, आगे आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या आएगा, इसमें यूजर नेम आएगा, उसके बाद @ आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है डोमेन। डोमेन मतलब कि जो भी संस्था, जो भी कंपनी, जो भी आप जो भी सेवा प्रदाता है आपको उसको इस्तेमाल करना है, जैसे जीमेल है, याहू है, इसके अलावा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद .com का सबसे बाद में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका ईमेल की संरचना। ठीक है, ईमेल की संरचना। ठीक है, ईमेल की संरचना कैसी होगी, जिसको ईमेल भेजा जाएगा वो उसका नाम आएगा कहाँ पर, टू में। ठीक है, तो टू रहेगा। टू के बाद जो है आपको जो जिसको भी ईमेल भेजना है उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो आपको मेरे पास भेजना है,
तो इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा मेरा सुनील, ठीक है, सुनील अमृत, या मेरी जो भी जो है ना ईमेल आईडी है सुनील अमृत या सुनील कुमार या सुनील अमृत 826@gmail.com ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सीसी में रहेगा आपका कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है अन्य व्यक्ति जिन्हें एक ही मेल की कॉपी भेजनी है, एक ही मेल की अन्य कॉपी भेजनी है और लोगों को भी, तो दूसरे का भी नाम इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो जो ना एक तो मेरा नाम आ गया, यहाँ पर किसी और का भी नाम आप रख सकते हो जिसको आप वो भेजना चाहते हो। एक ही दम से 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्ति 4 व्यक्तियों को भेजना चाहते हो तो उसके भी नाम इसमें आ सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहता है आपका BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको कॉपी भेजी जाएगी लेकिन अन्य को उसकी जानकारी ना हो, तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, BCC। मान लो आपको केवल मेरे ही पास भेजनी है, किसी और के पास नहीं भेजनी, तो आप BCC का इस्तेमाल करोगे और उसमें मेरा एड्रेस डाल दोगे। इसके बाद सब्जेक्ट मतलब कि मेल का विषय क्या है, क्या भेज रहे हो। जैसे मान लो आपको जो है मुझे आपको PDF भेजनी है तो PDF जो है उसमें लिख दिया जाएगा कौन से चैप्टर के यूनिट, मान लो यूनिट नंबर 8, ठीक है, यूनिट नंबर 8 की मैं आपको PDF भेजना चाहता हूं तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यूनिट नंबर 8 आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। बॉडी मुख्य संदेश मतलब आप उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपको जो है अपने जो है सेंटर से क्या बात कहना चाहते हैं। अटैचमेंट की बात है। इसके अलावा अन्य फाइल, अटैचमेंट का मतलब है अन्य फाइल, इसमें आप अन्य फाइल, दस्तावेज, चित्र, नाम आदि भी इसमें भेज सकते हैं या लगा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ईमेल की संरचना आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले टू का इस्तेमाल जिसके पास भेजना है, CC यानी कि जिस व्यक्ति के पास में आपका जो है एक ईमेल जो है अन्य व्यक्ति के पास भेजनी है तो CC का इस्तेमाल करेंगे कार्बन कॉपी का। और अगर BCC का इस्तेमाल करते हैं तो केवल आप एक ही व्यक्ति के पास भेजोगे और दूसरे को उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, विषय का नाम लिखना है, उसमें किस टॉपिक की आप कॉपी या PDF वगैरह भेजना चाहते हैं। बॉडी मतलब जो ना मुख्य संदेश क्या है आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट, आप अन्य फाइल भी, अन्य फोटो भी उसमें अटैच कर सकते हैं या एक से ज्यादा अटैच कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, कार्य प्रणाली, आप ईमेल लिखते हैं और सेंड बटन दबाते हैं। ईमेल को लिखने के बाद क्या करोगे, सेंड बटन दबाओगे तभी तो दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यह है मेल SMTP का मतलब है जिसके पास जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएं कि भाई आपका क्या है, SMTP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग बताइएगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा रिसीवर को मेल सर्वर तक पहुंचाना, यानी कि मान लो आपको कोई मैसेज मुझे भेजना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, ईमेल पे जाओगे और सेंड करोगे। सेंड करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये जो ना मेरे पास आएगा, मेरा मतलब क्या है, SMTP के पास जाएगा, ठीक है। रिसीवर को मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, SMTP करता है। इसके अलावा रिसीवर जब अपना मेल खोलता है, मान लो मैंने अपना ईमेल आईडी खोला तो उसमें क्या होगा, तो POP3 या IMAP क्या होगा, प्रोटोकॉल के माध्यम से वह मेल डाउनलोड या एक्सेस कर सकता है। यानी कि जब मैं उस ईमेल को खोलूंगा, अपनी ईमेल आईडी को खोलूंगा, तो मैं किसके माध्यम से डाउनलोड करूंगा, IMAP के माध्यम से या फिर आपका POP3 के माध्यम से मैं उस मैसेज को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को, उस चित्र को डाउनलोड कर पाऊंगा। तो ये रहेगी क्या, वर्किंग यानी कि कार्य प्रणाली, ठीक है भाई। चलो जी आगे चलें, आगे चलते हैं। प्रभु श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी तकनीक है जिसमें लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी वॉइस और वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी के साथ में बात करनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे इसके माध्यम से, तो आप उस व्यक्ति को देख भी पाओगे और उसको जो ना वो आपकी आवाज भी सुन पाएगा या आप उसकी आवाज भी सुन पाओगे। यानी कि आप जो है एक दूसरे से बातचीत कर पाओगे। जैसे अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं आपको, आप लोग केवल मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को ना तो देख पा रहा हूं ना ही आपकी बात सुन रहा हूं, आप लोग केवल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो कॉलिंग में क्या होगा, वीडियो कॉलिंग में मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, ठीक है, और आपकी बात सुन भी सकता हूं, आप मेरी बात सुन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपस में कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर डिस्कस उसमें हम लोग कर सकते हैं। उसी को कहा जाएगा आपका श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, यानी कि ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग उसको कहा जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, इसका उपयोग ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, इसके अलावा ऑनलाइन क्लास करने के लिए,
ऑनलाइन वेबिनार करने के लिए आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लो मीटिंग करनी है, ठीक है, ऑफिस की, ठीक है, 10, 5, 15 लोगों के लिए, तो आपस में सबको जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है और वीडियो कॉलिंग उन सबके माध्यम से कर दी जाती है। यानी कि एक दूसरे की सब बात सुनते हैं और आपस में बात करते हैं। या ऑनलाइन क्लास देनी है या मान लो वेबिनार करना है, सेमिनार करना है कोई, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे देखते हैं क्या भाई, प्रमुख प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, वे कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप जो है वीडियो कॉलिंग या आपका वीडियो या श्रव्य दृश्य आपका कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ठीक है जी, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जूम को, ZOOM। जूम क्या है? मीटिंग आईडी, ठीक है, वेटिंग रूम, स्क्रीन शेयरिंग और चार्ट, ये सभी आप इसमें कर सकते हो। यानी कि आप जो है एक दूसरे के साथ में बात भी कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, और उनसे बातचीत भी कर सकते हो, स्क्रीन शेयरिंग भी इसमें कर सकते हो जूम के माध्यम से। दूसरा है आपका क्या? गूगल मीट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जीमेल से सीधा कनेक्ट किया जाता है। किससे? जीमेल के माध्यम से कनेक्ट होता है इसमें, और टाइम लिमिट बहुत कम होता है इसमें, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक आप इसमें बात नहीं कर सकते, बहुत कम समय के लिए इसमें बात होती है और सुगम इंटरफेस है, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती आपको। ठीक है, चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स की बात करें तो ऑफिस वर्क, यानी कि आपको मान लो ऑफिस का कोई काम करना है, ठीक है, या फिर आपको टीम आपका कोलेबोरेशन के लिए भी उपयुक्त इसमें कर सकते हैं। मान लो ऑफिस का कोई काम है, आपको आपस में बात करनी है, तो इसके माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा से इसको वेबएक्स, ठीक है, तो कॉर्पोरेट मीटिंग में उपयोगी सिक्योर नेटवर्किंग इसमें होती है। ठीक, तो इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स के माध्यम से, टीम के माध्यम से, या आपका इसको वेबएक्स के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और क्या रहेगा? प्रमुख विशेषता की बात क्या करें तो लाइव वीडियो, इसमें क्या होता है? लाइव वीडियो और ऑडियो, यानी कि जो है आप डायरेक्ट बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है? रियल टाइम और कम्युनिकेशन, यानी कुल मिलाकर वास्तविक टाइम। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप लोगों ने मुझे वीडियो कॉलिंग की, तो अभी के अभी आप लोग मुझे देखोगे, मुझसे बात करोगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है रियल टाइम में, ठीक है, वास्तव में उसी समय में एक दूसरे की बातचीत इसमें होती है, कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग की बात करें तो प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये या कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिखाना है किसी को, ठीक है, तो उसका माध्यम से आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, सत्र को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक, तो मैं अभी जो है इस क्लास को क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। चैट बॉक्स है, साथ साथ टेक्स्ट या मैसेज भी किया जा सकता है। जब आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जो है आपका जो है ना उसमें चैट भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट रूम्स, छोटे समूह में चर्चा कर सकते हैं। ब्रेकआउट रूम का मतलब है छोटे समूह में चर्चा आप कर सकते हैं, 2-4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। ठीक है, तो आपस में इसमें आप क्या कर सकते हैं? छोटे समूहों में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसके लाभ क्या होंगे? लाभ देख लेते हैं कौन कौन से इसके लाभ होंगे, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। दूरी होने पर भी संवाद होता है, यानी संवाद का मतलब है आपस में बातचीत होती है। जैसे मान लो आप किसी गांव में है, किसी राज्य में, किसी देश में है, ठीक है, और वीडियो कॉलिंग आपने मेरे से की, तो आप लोग जो है वहीं से बैठे बैठे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? दूरी होने पर भी संवाद होता है। संवाद मतलब कि बातचीत होती है आपस में, यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि मुझे जैसे मान लो आप लोग मुझे बिहार से देख रहे हैं, या आप लोग मुझे पटना से या आगरा से या दिल्ली से कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को आपके मुजफ्फरनगर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मुजफ्फरनगर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो यात्रा करने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा? शिक्षा में कर सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो फिलहाल। ठीक है, व्यापार में कर सकते हैं इसका उपयोग। इसके अलावा इंटरव्यू देने में कर सकते हैं इसका उपयोग। बैठक वगैरह में कर सकते हैं, बैठक जो आपको करनी हो, ठीक है, सेमिनार वगैरह करनी हो, तो उन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? उम्मीद है कि आप लोगों की यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, फिर भी कोई दिक्कत हुई तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वह वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग 300, 400, 700 व्यू भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 800 लोग, ठीक है, 1000 लोग के आसपास भी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज जो है
वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि जो है, ठीक है, हमारी ये वीडियो और तेजी से आगे चले, ठीक है, और जो है हम और भी अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करें इसमें, ठीक है। चलिए जी, तो आपका संक्षेप में देख लेते हैं भाई, याद करने के लिए कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब है जो वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक यानी कि सबको प्राप्त होगा और बड़े स्तर पर होगा, उसको कहा जाएगा क्या है, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट एक तरह से समरी आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंटरनेट मतलब सीमित क्षेत्र में, ठीक, एक कमरे में, एक स्कूल में, एक विद्यालय में या एक कंपनी में कह सकते हैं, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र में आपका क्या रहेगा, निजी नेटवर्क, निजी मतलब प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, यानी कि लोकल नेटवर्क, ठीक है। आप जो है उसी कंपनी का, उसी स्कूल का, उसी विद्यालय का, उसी कॉलेज का या उसी कोचिंग सेंटर का, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, या मान लो जैसे हमारा स्टूडियो है तो केवल जो है इसी का रहेगा, तो उसमें कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट, उसको कहा जाएगा। ईमेल की बात करें तो ईमेल में क्या होगा, ईमेल में आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले यूजर का नाम आएगा, यहाँ आप कुछ भी आप नाम ऐड कर सकते हो इसमें, अपने नाम से या किसी दोस्त के नाम से, कंपनी के नाम से, यूट्यूब के नाम से, जैसे मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है संसार अकेडमी @ ठीक है। इसके बाद डोमेन का नाम, ठीक है, डोमेन का नाम रख सकते हैं, ठीक है। डोमेन का नाम क्या रहेगा, जैसे मान लो आपका जीमेल, ठीक है, इसके बाद लगाएंगे क्या, .com, gmail.com, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। या आपका याहू का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, ये yahoo.com जो है .com, ठीक है। आगे सुनिए, तो आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या रहेगा भाई, SMTP वो होगा जो संदेश जो है, जिसके पास जो ना जो संदेश को भेज रहा है, ठीक है, जो संदेश को भेज रहा है, ठीक है, या जिसके पास संदेश जाएगा, ठीक है। और POP वो रहेगा जो आपका संदेश जिसको संदेश प्राप्त होगा, जो संदेश को खोलेगा, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करेगा, किस में करेगा, POP3 में या SMTP में, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट संभव होता है इसमें, आप जो है अन्य फाइल भी, अन्य फोटो भी, अपलोड भी, नाम भी, कोई भी चीज इसमें और भी अटैच कर सकते हैं, किसमें, ईमेल में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो ना एक दूसरे से आप डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होता है, आप वीडियो कॉल करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को आपके जो ना आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं, यानी कि संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसके आपके कुछ प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से, जैसे जूम है, मीट है, टर्म्स है आदि, जो ना जो दूरस्थ संवाद हेतु, यानी कि दूर से बात करने के लिए, मान लो आप कहीं दिल्ली में रह रहे हैं, मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हूँ, या आप मेरठ में हैं, पटना में हैं, ठीक है, गाजियाबाद में हैं, आगरा में हैं, आप किसी भी शहर में हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये रहेगा क्या, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज जो है बता दिया करें, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास है, ठीक है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग जो है इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि कोई आपका सुझाव है या, ठीक है, या और किसी तरीके से आप जो है इसमें कुछ और चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। मैं उसके बारे में जो है या उस पर जरूर चर्चा करूंगा, ठीक है। आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा या रखा जाएगा, ठीक है। और जैसे भी जहां तक भी संभव होगा, ठीक है, मैं उसको करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए समझे। चलिए जी, तो यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि UGC नेट का जो पेपर 1 रहेगा वो मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाला हूं। और दूसरे पेपर में मैं केवल आप लोगों को जो है हिस्ट्री के PYQ करा रहा हूं भाई, ठीक है। हिस्ट्री के ही मेरे जो ना हिस्ट्री और पॉलिटी के, ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट में करा सकता हूं, क्योंकि दोनों सब्जेक्टों से मेरा नेट क्वालिफाई है, ठीक है। और मैं आपका जो है आपका, ठीक है, हिस्ट्री के फिलहाल करा रहा हूँ, ठीक है। आपका पॉलिटी के अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो ना इतना टाइम नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरे पास है, क्योंकि जो ना आपकी मेरी जो है, ठीक है, आपकी जो है ऑफलाइन भी क्लासें होती हैं, ठीक है। और बहुत जो है मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बनाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी लाइव क्लास देने का भी आपको सुविधा प्रदान की जाए, ठीक है। तो आपकी जो है लाइव क्लास के लिए भी हम सुविधा करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई टाइम आपका जो है डिसाइड करेंगे शाम का ही, ठीक है, 7, 8, 9, 10 बजे के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे अगर हो सके, ठीक है, तो आप लोगों को जो है लाइव क्लास भी उसमें कराई जाएगी, ठीक है। जल्दी ही जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर के आसपास होने वाले हैं, तो उसके आसपास होते ही, ठीक है, आप लोगों को जो है लाइव क्लास कराने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों जो है इन वीडियो को भाई जो है 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप देख सकें, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, ठीक है, और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके जो है यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको जो है आप जो है अगर इन वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो, ठीक है, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपको यहीं से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 40 का मतलब है 80+ नंबर आपके पेपर 1 में कम से कम आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेपर की तैयारी करते रहो, ठीक है, और अच्छी तरह से सेकंड पेपर को तैयार करो, ठीक है, अच्छी तरह से सेकंड पेपर को तैयार। पहल के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं।
तो तीसरा टॉपिक ये रहेगा आपका कौन सा, तीसरा टॉपिक, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, ठीक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन की बात करें तो भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल संसाधनों की शुरुआत की है। कौन कौन से संसाधनों की शुरुआत की है उन सभी के बारे में बात करेंगे, डिटेल से उनको देखेंगे कौन कौन से हैं। ये पहले शिक्षा को सुलभ यानी कि आसान, ठीक है, सस्ती यानी कि फ्री में, ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रयासरत हैं या प्रयास कर रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अनेक ऐसे उपकरण, अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा आपको प्रदान की जा रही है। कौन कौन सी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं स्वायम। स्वायम का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग आपका एस्पायरिंग, ठीक है, माइंड्स, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, बहुत ज्यादा चर्चित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2017 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराना, यानी कि फ्री में ऑनलाइन बच्चों को इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। यही इसका मेन उद्देश्य है। बात करें प्लेटफॉर्म की तो आप जो है https डॉट, ठीक है, swayam.government.in पर जाकर इसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हो। प्रमुख विशेषताएं क्या है, 9 राष्ट्रीय समन्वयक का मतलब है यूजीसी, इसके अलावा AICTE, इसके अलावा इग्नू, NPTE आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं 9 जिनके माध्यम से स्कूल से लेकर PG स्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक के कोर्स इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आप इससे कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी आपका इसमें कोर्स आप ले सकते हो। कहाँ से लेकर, आपका स्कूली शिक्षा से लेकर, स्कूली शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से लेकर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स आप इससे कर सकते हो। ई लर्निंग प्लस वीडियो लेक्चर और जो है असाइनमेंट प्लस चर्चा मंच, ये सभी इसमें आपको फ्री में उपलब्ध होते हैं। ई लर्निंग यानी कि जो है ऑनलाइन आपका जो है लर्निंग यानी सिखाया जाता है। वीडियो लेक्चर हैं इसमें आपके उपलब्ध, आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह मिल जाएंगे। चर्चा मंच यानी कि डिस्कशन मंच भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। परीक्षा देकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा आपको, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर क्या होगा, यदि आपने एग्जाम दिया है, आप पास आते हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट भी इसमें प्रदान किया जाता है। विशेष ध्यान ग्रामीण व दूर दराज के छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रहा है। स्वयं, ठीक है, तो याद रखना है जुलाई 2017 में शुरुआत की गई। उच्च गुणवत्ता शिक्षा को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और 9 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे इसको जोड़ा गया है, जैसे UGC, AICTE, इग्नू, NPTE आदि इसमें जोड़े गए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा या आपके कोर्स इसमें कराए जाते हैं, ठीक है भाई। और बाद में आपको प्रमाण पत्र भी इसमें प्रदान किया जाता है। आगे बात समझ में, चलो जी आगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा देखते हैं MOOCS, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका अर्थ क्या होता है, विशाल स्तर पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विशाल स्तर यानी कि बड़े स्तर पर मुफ्त यानी कि फ्री में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराया जाता है। प्रारूप क्या होगा, इसमें वीडियो लेक्चर मिलेगी, आपको क्विज मिलेंगे यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट यानी कि आपको प्रैक्टिकल वगैरह फॉर्म वगैरह भी यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। प्रसिद्ध मंच की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं जो पीछे पड़ा है, इसके अलावा NPTEL, इसके अलावा आपको जो है आपका कोर्सेड, ठीक है, इसके अलावा आपका EDX, ठीक है, ये इसके आपके कुछ मंच हैं। लाभ की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ लर्निंग यानी कुल मिलाकर जो है खुद ही इसमें सीखने का प्रयास किया जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लचीलापन, इसके अलावा प्रमाण पत्र के साथ स्किल डेवलपमेंट भी इसमें होता है। कुल मिलाकर आपको प्रमाण पत्र इसमें भी प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है भाई। MOOCS इसको याद रखना, ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। इसका विकास किया है NCERT के द्वारा। NCERT के द्वारा इसका विकास क्या है, वेबसाइट इसकी आप देख सकते हो, आपका बोर्ड पर लिखी हुई है। ई पाठशाला
.nic.in इसकी पाठशाला है। शुरुआत की अगर बात करेंगे तो कब इसकी शुरुआत की गई, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। कब? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना, यानी कि कुल मिलाकर आपका इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको बुकें वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ठीक है, वीडियो वगैरह इसमें उपलब्ध आपको कराई जाती है ई पाठशाला में। विशेषता क्या है भाई इसकी? ई बुक यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक यानी कि पीडीएफ के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, वीडियो प्राप्त होगी, ऑडियो मिल जाएगी, इंटरैक्टिव कंटेंट आपको प्राप्त होगा। इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, यानी कि आप जो है ई पाठशाला के नाम से मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं, इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड है आपका, यानी कि मोबाइल में भी वो ऐप आपका चल सकता है, मोबाइल में भी चल सकता है, लैपटॉप में भी चल सकता है, ठीक है, कंप्यूटर में भी चल सकता है। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ई पाठशाला की स्थापना कब की गई? 2015 में, याद रखना है। और ये भी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए डिजिटल आपका कंटेंट उपलब्ध कराने वाला एक आपका ऐप है। ठीक है, NDL का मतलब होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी है ये। विकास किसने किया भाई इसका? IIT खड़गपुर द्वारा इसका विशाल जो है विकास किया गया है, और MHRD की ये एक योजना है। ठीक है, MHRD की एक योजना है। वेबसाइट इसकी कौन सी है? तो वेबसाइट है आपकी ndl.iitkgp, ठीक है, इनके खड़गपुर कुल मिलाकर, ठीक है, .ac.in। ठीक है, संग्रह की बात करें तो इसमें 1 करोड़ प्लस डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, पुस्तकें हैं बहुत सारी, थीसिस यानी कि रिसर्च हैं, वीडियो आदि इसमें आपका शामिल हैं, तो वे आपके वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका आपका काम क्या है? ठीक है, ये जो ना आप जब आपका क्या नाम आपका, अगर आप लोग PhD करोगे, किसी चीज पर रिसर्च करोगे, शोध करोगे, तब आपके ये काम आने वाला है। नाम है कि इसका NDL। ठीक है, आगे बात समझ में? विकास किसने किया? IIT खड़गपुर के द्वारा इसका विकास किया है। याद रखना उद्देश्य क्या है? एकल प्लेटफॉर्म पर विविध भाषाओं में शिक्षण सामग्री आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में यहाँ पे आपको जो है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। लाभ क्या होगा? छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों सभी के लिए उपयोगी है, यानी कि ये आपका छात्रों के लिए भी लाभदायक है, शोधकर्ता यानी कि जो PhD वगैरह करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है, टीचरों के लिए भी लाभदायक है, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। याद रखना NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना या विकसित इसको किसने किया? तो IIT खड़गपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलो जी, नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है दीक्षा की भाई। ठीक है, दीक्षा की फुल फॉर्म आप लोगों के समझ में आई गई होगी। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो मानव विकास जो है इसका संयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया, जिसको अब नाम रख दिया गया क्या? शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। ठीक, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका स्थान जो है इसका विकास किया गया, जिसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। वेबसाइट की बात करें तो diksha.government.in इसकी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप जो है इस पे दीक्षा पोर्टल पे आप जा सकते हो। शुरुआत कब की गई थी या इसको प्रारंभ कब किया गया? तो 2017 में इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? स्कूली स्तर पर डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना। स्कूली स्तर पर यानी कि जो स्कूल का जो स्तर है उसके स्तर पर ही डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध इसमें कराई जाती है। किसमें? दीक्षा में। ठीक है, विशेषता क्या है भाई? QR कोड स्कैन करके पाठ्य पुस्तकों की सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसमें एक आपका QR कोड होता है, आप उसको स्कैन करो, उसके स्कैन करते ही आपके सामने पूरी बुक खुल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी, क्या होता है इसमें? शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी है इसमें, यानी कि टीचरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे संबंधित आपकी सामग्री भी इसमें। राज्य सरकारें भी इसमें भागीदार हैं, यानी कि राज्य सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी होती है भाई। किसमें? दीक्षा में। केंद्र सरकार का रोल तो है ही, केंद्र सरकार के साथ साथ इसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। ठीक है, चलिए जी, 5वां प्लेटफॉर्म देख लिया। छठे पे बात करते हैं। नंबर 6 पर दिया गया है वर्चुअल लैब, आभासी प्रयोगशाला। वर्चुअल लैब्स का मतलब है आभासी प्रयोगशाला। इसका विकास भी आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी कि MHRD के द्वारा ही किया गया है। प्रमुख इंजीनियरिंग और संसाधनों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। वेबसाइट की बात करें तो www.vlab.co.in इसकी वेबसाइट है। उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऑनलाइन प्रयोगशाला का अनुभव देना। ऑनलाइन जैसे आपका जो ना लैब में अब जैसे बच्चे प्रयोग वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो ऑनलाइन लैब में जो है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? विज्ञान में,
विज्ञान की जो लैब होती है, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भौतिकी में, रसायन में, बायोलॉजी आदि विषयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। लाभ क्या होंगे? जिन कॉलेजों में भौतिकी प्रयोगशाला की लैब नहीं है या जिन कॉलेजों में लैब नहीं है वहां भी इसका प्रयोग संभव है, वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी। तो भाई जिन बच्चों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वे सभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें भाई। ठीक है, और लाइक जरूर कर दिया करो भाई वीडियो को। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देखते हैं तो वे प्लीज जो है हमारे जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, चलो जी। तो अगला पोर्टल देखते हैं भाई कौन सा है। ठीक है, 6 हो गए। चलो जी 7वां देखते हैं जी। 7वां क्या है आपका? NPTEL। NPTEL की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सके है भाई, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। ठीक है, आइए समझे विकास किसने किया था? तो IITS और SC के द्वारा इसका विकास किया गया। IITS के द्वारा और IISc के द्वारा इसका विकास किया गया है। वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट होगी nptel.ac.in, इसकी वेबसाइट है। ठीक है, आगे बात समझे? सही चमक रहा क्या या कोई लाइट वगैरह ज्यादा पड़ रही है भाई? ठीक है, यहाँ से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, 1 मिनट में देख लो थोड़ा सा, लाइट से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी सी चमक पड़ रही हो रही है, सबका यही हो रहा है इस तरह। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, 1 मिनट। ठीक चमक रहा है क्या भाई? ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा यार। ठीक है, चलो ये ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था भाई? 2003 में इसकी शुरुआत की गई। 2003 में सरकार किसकी थी बताइए जरा? 2003 में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय का शुरुआत है इसकी NPTEL की। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता की अगर मैं बात करूं तो भारत के शीर्ष प्रोफेसरों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कोर्स की बात करें कौन कौन से रहेंगे इसमें? इंजीनियरिंग के कोर्स आते हैं भाई सारे, बीटेक वगैरह, साइंस के आते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स आ जाएंगे और ह्यूमैनिटीज के भी कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। क्या होता है इसमें? सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। कोर्स के बाद परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आपने जैसे एग्जाम दिया तो आपको जैसे भी नंबर, जैसी भी रेटिंग आप उसमें प्राप्त करोगे सॉरी भाई। ठीक है, तो इसमें आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो रहेगा आपका, संक्षेप में मैं सारों के बारे में एक बार और डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके 9 प्लेटफॉर्म ऐसे बताए मैंने आप लोगों को भाई। ठीक है, सॉरी 7। ठीक है, 7 प्लेटफॉर्म ऐसे बताए जहां से आप जो है ऑनलाइन जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ये ऐसे मंच हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये सारे के सारे मंच चलाए गए हैं। एक बार फिर से मैं इनको दोबारा से जो है इनके बारे में अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी चर्चा दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, इनके नाम एक बार फिर से बोल देता हूँ कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आपको। ठीक है, इनके सन याद रखने हैं। ठीक है, किसके द्वारा इनको स्थापित किया गया है वे भी याद रखने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका कौन सा? स्वयं। ठीक है, स्वयं की अगर बात करें तो 2017 में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, आगे समझे, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा MOCS जो है, ठीक है, इसका अर्थ होता है विशाल स्तर पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर PDF वगैरह इसमें आपकी या बुकें वगैरह आपकी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर और आपके क्विज भी इसमें दिए जाते हैं। ई पाठशाला की अगर बात करें तो 2015 में स्थापना की गई थी। NCERT के द्वारा इसको विकसित किया गया भाई। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट आपके इसके सामने दी गई है। उद्देश्य है स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना इसका। ठीक है, यही इसका जो ना इसमें ई-बुक मिलेगी आपको, वीडियो, ऑडियो, इंटरैक्टिव कनेक्ट, और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए जो है उपलब्ध है। और मोबाइल फोन में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो जी। इसके बाद देखते हैं आपका नंबर 4 पर था NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसको IIT खड़गपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और ये योजना जो है MHRD की, ठीक है, यानी कि जो है आपका जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी ये योजना है। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा बात करें दीक्षा की, तो दीक्षा जो है 2017 में विकसित किया गया था इसको। ठीक है, इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। कब? 2017 में भाई। ठीक है, उद्देश्य है स्कूल स्तर पर डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। QR कोड के माध्यम से आप जो है इसमें कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद है आपका नंबर 6 पर वर्चुअल लैब्स, आभासी प्रयोगशालाएं।
ये भी आपका जो है ना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापना की गई इसकी, और बहुत सारी इंजीनियरिंग जो है संस्थाओं से सहयोग इसमें लिया गया है। उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन प्रयोगशाला का अनुभव देना, और प्रयोग जो इसका किया जाएगा विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन, बायो आदि विषयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जिन कॉलेजों में लैब नहीं है जिन कॉलेजों में, उनके लिए भी ये लाभदायक है, वहाँ भी इसको संभव कर दिया गया है। ठीक है भाई। सातवां मैंने आपको बताया NPTEL 2003 में स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ये आपकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? IITS के द्वारा और IISc के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत के प्रोफेसरों के द्वारा, शीर्ष प्रोफेसरों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कोर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज आदि इससे संबंधित है, और इसमें भी आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है भाई। चलो जी, संक्षेप में एक चार्ट देख लेते हैं। स्वयं, ठीक है, स्वयं जो है मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, और ठीक है इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर छात्र व शिक्षक, ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है। छात्र भी पढ़ सकते हैं, शिक्षक भी इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। MOOCs, ठीक है, ये आपका स्किल और विषयगत ऑनलाइन कोर्स है। इसमें आपको PDF वगैरह मिलती है, वीडियो मिलती है। ठीक है। विद्यार्थी और प्रोफेशनल, ठीक है, ये सभी के लिए लाभदायक होगा, उपयोगकर्ता होता है। ई पाठशाला की बात बताई मैंने आपको। स्कूली व उच्च शिक्षा की ई बुक, यानी कि आपको ऑनलाइन बुक इसमें प्राप्त होती है। ऑनलाइन बुकें इसमें आपको प्राप्त होगी। ठीक है। ई पाठशाला में आप किसी भी चीज की PDF वगैरह, किसी भी चीज की बुक वगैरह इसे प्राप्त कर सकते हैं। किससे? ई पाठशाला से। ठीक है। चलिए जी। इसके बाद NDL की अगर बात करें तो NDL जो है आपका ये डिजिटल पुस्तकालय होता है, एक तरह की लाइब्रेरी है। ठीक है। एक तरह की लाइब्रेरी है जो शोधकर्ता और विद्यार्थियों सभी के लिए उपयोगी है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ का डाटा उठा सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी थीसिस को, किसी भी शोध को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप लोग PhD करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्या? NDL। ठीक है। चलिए जी, दीक्षा की बात करें तो ये आपका जो है दीक्षा जो है ये आपका शिक्षकों और छात्रों सभी के लिए एक डिजिटल सामग्री है। ऑनलाइन सामग्री यहाँ से उपलब्ध आपको कराई जाएगी। प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक ठीक है, सभी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है। सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल लैब की बात करते हैं तो वर्चुअल लैब की बात करें तो ये एक आभासी प्रयोगशाला है। जो विज्ञान के जो छात्र होते हैं और जिन कॉलेजों में आपकी लैब नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, उनको भी यहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करें NPTEL 2003 में स्थापना की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भाई। थी तो इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के आपके कोर्स कराए जाते हैं। कॉलेज छात्र आदि के लिए लाभदायक है। ठीक है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो ये आपकी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 प्रकार की ऐसी जो है आपकी जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताए। एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं थी। ठीक है। इसमें आपके केवल आपके 7 से 8 आपके ऐसे प्लेटफॉर्म हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं, जहां से आप ऑनलाइन आपकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन PDF वगैरह, ऑनलाइन बुक, ऑनलाइन सामग्री भी यहाँ से आप उपलब्ध करा सकते हो। ठीक है। आगे बात समझ में? तो यदि किसी बच्चे को, किसी छात्र को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे भाई। ठीक है। या फिर आप लोग जो है मेरे मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस पर भी आप व्हाट्सअप करके बता सकते हो। ठीक है। तो 7669034302, ठीक है, इस पर आप लोग जो है मुझे आपका जो है व्हाट्सएप पे कोई अगर आपकी समस्या है, किसी प्रकार का आप जो है इसमें सुधार चाहते हैं क्लासों में, ठीक है, तो आप जो है इसमें मुझे बता सकते हो भाई। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई डाउट है आपका तो उस पर भी आप लोग बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में तो आप लोग बता ही सकते हो। ठीक है भाई। चलो ये ठीक है। तो मैं आज की क्लास को करूँगा यहीं पे समाप्त। ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिया करें भाई। ठीक है। और जो है वीडियो को पूरा देख लिया करो। ठीक है। एक तो भाई जो ना आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, ठीक है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये क्लासें आप लोगों के लिए लाभदायक है, आपको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है, और आने वाले समय में फायदा होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 जून से लेकर 30 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे। ठीक है। तो उनसे पहले ही मैं आपको सारी यूनिट इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद इसके PYQ भी इसके साथ साथ ही करा रहा हूँ वैसे तो मैं। ठीक है। इसके PYQ भी इसके साथ साथ ही करा रहा हूँ। ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी वो आपकी PYQ की ही रहेगी। ठीक है। उसमें आपके PYQ कराए जाएंगे। ठीक है। उसमें आपके क्या कराए जाएंगे? PYQ कराए जाएंगे। ठीक है। तो उन सभी के बारे में आपका जो है डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ जो है यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जो है जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई। ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो यह है
पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो जो है आप लोगों को भाई अर्जुन आपका इतना कर्तव्य बनता है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करें तथा भाई शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग जो है इसमें करते रहें भाई, ठीक है। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहले आईसीटी और सुशासन के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे भाई, ठीक है। आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, का उपयोग जब सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसी को ई गवर्नेंस या आपका, ठीक है, सुशासन, ठीक है, ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो ई गवर्नेंस किसको कहा जाएगा? जब आईसीटी का उपयोग सरकारी सेवाओं को, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता और जवाबदेही तथा दक्षता के साथ, ठीक है, दक्षता के साथ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो उसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस के सिद्धांत कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ई गवर्नेंस के जो सिद्धांत होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या उसमें रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ये गवर्नेंस निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें, ये गवर्नेंस की सबसे पहली जो शर्त होती है, सबसे पहला जो सिद्धांत होगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप जो है उसको ई गवर्नेंस कह सकते हैं। ई गवर्नेंस में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है और इसमें होती भी है, ठीक है। यानी कि जो है इसमें किसी तथ्यों को किसी भी प्रकार के आप छुपाया नहीं जाएगा, यानी कि सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर भ्रष्टाचार को कम करना। पारदर्शिता का मतलब है, पारदर्शिता का मतलब है सूचना को सार्वजनिक, यानी कि कोई भी सूचना है सरकार के पास हो, किसी अधिकारी के पास में हो, किसी बैंक के पास में हो, किसी विद्यालय के पास में हो या किसी भी विभाग के पास में हो, जो सूचना है उसको क्या कर दोगे? सार्वजनिक कर दोगे। जब सार्वजनिक सूचना को कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है उससे, ठीक, उससे सबको पता लग जाएगा, उसके बारे में सबको जानकारी मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा। जवाबदेही, जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही को देख लेते हैं, ठीक, अकाउंटेबिलिटी, ठीक, इसमें क्या होगा? सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना। जैसे मान लो आप देखते हो ना, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई भी काम किया हो, ठीक है, कोई उसकी जिम्मेदारी है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए उत्तरदायी उसको बना दिया जाएगा, भाई ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है, ठीक है, ठीक है। और आप उस पे जो है ना क्या डाल सकते हो, ठीक है, सूचना का अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत जो है ना आप उससे उस चीज के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में सूचना भी प्राप्त कर सकते हो, जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो जवाबदेही कहा जाएगा सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना। दक्षता, जो है एफिशिएंसी, ठीक है, कम समय और लागत में सेवाएं देना, यानी कि कुल मिलाकर जो सेवाएं दी जा रही हैं वो कम समय में दी जाए और कम लागत में दी जाए, उसमें पैसा भी कम लिया जाए आपसे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा क्या? दक्षता, उसको दक्षता कहा जाएगा। जन भागीदारी का मतलब है कि जनता की भागीदारी, आम नागरिकों की नीतियों में भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि जनता की राय भी ली जाए। मान लो ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी बस अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जनता की भी राय ली जाए, जनता की भी सलाह ली जाए, तभी तो माना जाएगा उसको जन भागीदारी, ठीक है। इसके बाद सुलभता, सुलभता मतलब हर नागरिक तक डिजिटल माध्यम से सेवाएं पहुंचाना। जैसे आज के समय ऑनलाइन आप लोगों के पास में क्लास पहुंच रही है, ये आप बुझे ना, सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐप ऐसे बनाए गए जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सुलभता, सुलभता उसको कहा जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है कि यहाँ तक का आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी अगले पॉइंट देखते हैं, अगले सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। तो इनको अब डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है, इनका मतलब क्या है, कैसे इनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आईसीटी का योगदान पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पारदर्शिता की बात करें सबसे पहले, तो सरकारी डाटा सूचना ऑनलाइन और सार्वजनिक होती है, ठीक है। जो सरकारी सूचना है उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उनके कितने नागरिक हमने उनके मारे हैं, किससे मारे, कौन से विमान से मारे, किस तरह से मारे, कितने लोग हमारे मर गए, ठीक है, कितने सैनिकों को हमारे नुकसान हुआ है, तो उन सब की सूचना क्या की मीडिया को दे दी जाती है, यानी कि पारदर्शिता की जाती है। साथ के साथ ही आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसमें जो है सारी सूचनाएं दी जा रही है साथ के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकारी डाटा और सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक होती है। पारदर्शिता में जो भी सूचना होगी, जो भी जो है सूचनाएं होंगी, वे सारी की सारी क्या कर दी जाएगी? पारदर्शी कर दी जाएगी, यानी कि सबको उनके बारे में बता दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, कोई भी देख सकता है भाई, ठीक है, कोई भी उसके बारे में देख सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जी, आरटीआई पोर्टल है इसमें एक, तो आपका यानी कि अगर कोई नहीं भी दे रहा, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी सूचना, तो आप उसमें आरटीआई डाल सकते हो, उसके बारे में सूचना मांग सकते हो, वो व्यक्ति आपको सूचना देगा,
अगर नहीं देगा तो उस पर मुकदमा दायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझें। इसके बाद ई ट्रेंडिंग, ये भी एक ऐसा ही है। तो नागरिक जान सकते हैं कि किस योजना में कितना खर्च हुआ है और किसे लाभ मिला है। मान लो तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई योजना चल रही, कोई सड़क बन रही है, तो आप उसके बारे में भी अपने आपका जो आपके क्षेत्र का मेयर है, गांव का प्रधान है या विधायक है या सांसद है, उस पर आप जो है उससे सूचना मांग सकते हो, ठीक है। उससे सूचना मांग सकते हो, उसे पारदर्शी करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने जो ना इसमें इतना पैसा लगाया या इतना खर्चा हुआ इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। और वो अगर नहीं दे रहा तो आप आरटीआई डाल सकते हो, ठीक है, आरटीआई उसमें डाल सकते हो, ठीक है, तब देगा, ठीक है भाई। तो उसको कहा जाएगा क्या, पारदर्शिता। बात करें जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रैकिंग सिस्टम, नागरिक देख सकते हैं उनका आवेदन कहां तक पहुंचा है। मान लो आपने गूगल पे कोई चीज मंगाई, ठीक है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी पे भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, आप जो है उसमें देख सकते हैं आपका सर्च करके कि भाई आपका जो है वो सामान जो मंगाया था आपने वो कहां तक पहुंच गया या कहां तक आया है, यानी कि उसको ट्रैक कर सकते हैं, जवाबदेही, ठीक है। तो उसमें आपको पता लगता रहेगा। या आपने किसी से कोई सूचना मांगी है, ठीक है, या आपने कोई फॉर्म डाला आपने किसी चीज के लिए, या आपने कोई भी जो ना मान लो कोई एप्लीकेशन दिया, जैसे मान लो आप आय प्रमाण पत्र बनाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, आपने ऑनलाइन करवा दिया, उसके बाद आप जो है उस नंबर को डाल के, जो आपके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है नंबर में, उस नंबर को डाल के आप उससे देख सकते हो भाई आपका फॉर्म अब कहां तक जा लिया। लेखपाल के पास गया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, कानून ने साइन करे नहीं करे, तहसीलदार ने साइन करे नहीं करे, पूरा बन गया नहीं बन गया, कुल मिलाकर सारी जानकारी आपको उसमें मिलती रहती है, उसे बोलते हैं जवाबदेही, ठीक है। आगे बात समझे। तो आवेदन कहां तक पहुंचा ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी आप आरटीपीएस या ग्रीवेंस जो है ग्रीवेंस, ठीक है, रिएक्शन पोर्टल्स हैं, पीएमओ पब्लिक फीडबैक है, ठीक है, तो इन सब पे जो ना आप जाकर देख सकते हो, या भाई अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग उनके बारे में आपको सूचना मिल जाती है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करके आप कहीं भी उसमें देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन से ये पोर्टल हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे दक्षता की अगर बात करें तो ऑनलाइन सेवाएं जैसे फार्म भरना, ठीक है, आप देखते हो ना आजकल, ठीक है, आप कहीं भी जाकर यूजीसी नेट का जैसे तुमने फार्म खुद भी भरा होगा या फिर भरवाया होगा किसी पे, ठीक है, आगे बात तो ऑनलाइन फार्म भरना, दस्तावेज भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो या भेज सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो, ये भी ऑनलाइन कर सकते हो, कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार में कमी, ऑटोमेशन से समय और संसाधन की बचत, यानी कुल मिलाकर दक्षता का मतलब होता है कि जैसे ऑनलाइन सेवाएं हैं, बहुत सारी फार्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना, या कागजी कार्रवाई या भ्रष्टाचार में इससे क्या हुआ, कमी आई। इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार में कमी आई है, और समय भी कम लगता है और संसाधन यानी कि जो ना पैसे भी कम लगते हैं, खर्चा भी कम होता है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। इसी को कहा जाए क्या, इसी को कहा जाएगा सुशासन, ऐसे ही शासन को कहते हैं सुशासन, ठीक है। अब बात करें डिजिटल इंडिया मिशन की प्रमुख योजनाओं की, ठीक है, एक बार इनको फिर से दोबारा मैं एक बार इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा भाई, ठीक है, पीछे हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो जी, इसको देख लो एक बार क्या पढ़ा हमने, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या, इसकी परिभाषा पढ़ी भाई, ठीक है। आगे सुशासन किस या ई गवर्नेंस किसके कहेंगे, ठीक है। तो आईसीटी में उपयोग जब सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शिता पहुंचाने के लिए, जवाबदेही या दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। इसके घटक या सिद्धांत बहुत सारे हैं, कौन कौन से उनके बारे में देख लो। जैसे पारदर्शिता होनी चाहिए एक तो, ठीक है, डिटेल से पढ़ा, इसको भी हमने जवाबदेही के बारे में पढ़ लिया भाई। दक्षता होनी चाहिए, जन भागीदारी यानी जनता का सहयोग भी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा सुलभता यानी कि नागरिकों तक जो है डिजिटल माध्यम से सेवाएं पहुंच जानी चाहिए, उसको कहा गया क्या, सुलभता, यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाए। पारदर्शिता का बताया मैंने आपको भाई, ठीक है, तो सरकारी डाटा या सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक होती है इसमें, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा पारदर्शिता, सभी को इसके बारे में जानकारी होती है। जवाबदेही की बात है, मान लो आपने कोई चीज ऑनलाइन की, उसके बारे में जो ना आप ट्रैक कर सकते हैं उसको, या आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म डाला उसके बारे में ट्रैक कर सकते हैं भाई आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर गया, या लेखपाल लेके बैठा तो नहीं, या तहसीलदार ने तो नहीं रोक दिया, किसी ने रोक रखा, क्या क्या कर रहा है उसमें, तो सारी सूचना आपको उसमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। दक्षता का मतलब है कि जैसे आपको जो ना कोई भी काम करना हो, फॉर्म वगैरह भरने हो तो ऑनलाइन भर सकते हो, दस्तावेज अपलोड कर सकते हो, प्रमाण पत्र ऑनलाइन मंगा सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका समय कम लगेगा और संसाधनों की भी बचत होगी, ठीक है भाई। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन और प्रमुख योजनाएं। तो डिजिटल इंडिया के तहत कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चली हैं, कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है सरकार ने, उनके बारे में बात कर लो।
डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी भाई, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के आए थे 2014 में मई में। उसके बाद से ही आपके जो ना ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई भारत में ज्यादा, ठीक है। और आज देख रहे होंगे आप लोग, ठीक, हर चीज जो है ना आपके डिजिटल से जुड़ी हुई है, हर चीज ऑनलाइन जोड़ देगी सब कुछ, ठीक है। आप कुछ भी आप जो ना ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है तो 2015 के बाद आई, ठीक है। तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नॉलेज इकोनॉमी बनाना और सभी नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन हर चीज से जोड़ा गया, उसी को कहा गया, इसी का ये उद्देश्य था। इसके प्रमुख तीन प्रमुख दृष्टिकोण थे। देख लो कौन कौन से थे भाई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नागरिकों का अधिकार बनाना, यानी कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है, जो ऑनलाइन आपके जो है आपका जो सिस्टम है, जो संसाधन है सारे, उसको क्या बना दिया? नागरिकों का अधिकार बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है ये। आगे बात समझे? जैसे मान लो इंटरनेट आपका, आपने देखा होगा ना, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को क्या बना दिया? नागरिकों का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया भाई। जैसे आधार, मोबाइल बैंकिंग सुविधा, ये क्या है? ये मानव का अधिकार है, यानी कि आपके लिए जरूरी है, आपसे छीना नहीं जा सकता इन चीजों को, ठीक है। आधार कार्ड बना दिया तो ये आपका एक अधिकार है आधार कार्ड बनवाना, ठीक है। आगे बात समझे? मोबाइल फोन रखना, बैंकिंग सुविधाएं, ये सारी चीजें क्या कर दी? ये अधिकार बना दिए गए। सेवाओं की डिलीवरी को ऑनलाइन डिमांड बनाना, ठीक है। कोई भी चीज आप आज ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज आज आप लोग जो है ऑनलाइन बना सकते हो, तो सेवाओं की डिलीवरी ऑनलाइन डिमांड बना दी गई भाई। आप देख भी रहे होंगे, जैसे डिजी लॉकर में आप जो है कुछ भी रख सकते हो। ई हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल, ऑनलाइन आप जो है ना सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है प्राप्त कर सकते हो। इसी के लिए ऐप बना रखा भाई, एक उमंग ऐप। इसमें आप जो है ना बहुत प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है। सरकार की योजनाएं सारी उमंग ऐप में शामिल कर देगी। तो डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का भी उद्देश्य इसमें रखा गया। इसी के लिए चलाया गया क्या? PMGDISH योजना, ठीक है। इसको कहा गया क्या? PMGDISH योजना इसको कहा गया है। डिजिटल इंडिया से जुड़ी प्रमुख योजनाएं या पहल कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लो भाई। डिजी लॉकर, दस्तावेजों को क्लाउड पर सुरक्षित रखने के लिए सुविधा प्राप्त है। इसमें आप पेन, डीएल आदि कुछ भी रख सकते हो, मार्कशीट वगैरह। देखा ना आपने डिजी लॉकर का जो ऐप है उसे आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और उसमें अपने डॉक्यूमेंटों को सुरक्षित रख सकते हो। उसमें नंबर डालो, सारा उसमें आ जाए डाटा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट आपके जो ना किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को दिखा सकते हो, ठीक है, वे मान्य होंगे। इसके बाद उमंग ऐप की अगर बात करें तो 100 से भी ज्यादा सरकारी योजनाओं का एक ऐप पोर्टल बनाया गया, जिसे पासपोर्ट बनवाना हो, गैस सिलेंडर भरवाना हो, पीएफ कटवाना हो, बैंकिंग सुविधाएं हो, बहुत सारी सुविधाएं इसमें, बहुत सारी योजनाएं, यानी कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा योजना जो सरकार की चल रही वे सारी के सारी इस ऐप पे हैं। बहुत बढ़िया ऐप है भाई ये उमंग ऐप, ठीक है, उमंग ऐप, ठीक है। इसके बाद भीम ऐप है। भीम ऐप से आप देख लो ना, यूपीआई यानी कि पैसे का भुगतान करने के लिए इसका तो इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है। आप में से लगभग जो ना 90% या 99% लोग जो ना आज के समय यूपीआई के माध्यम का जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फोन चला रहा नहीं, ठीक है, जो आपका एंड्रॉइड फोन चला रहा है उसके फोन में ज्यादातर के बता रहा हूं, ठीक है, सबको नहीं कह सकते, ज्यादातर जो ना ऑनलाइन जो है ना आपका क्या करते हैं आजकल, ठीक है, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पैसे का लेन देन जो करते हैं ना, कोई सामान खरीदने जा रहे हो, कोई सामान बेचना हो, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं या ऑनलाइन पैसा भेजते हैं, या पैसे का जो ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, ऐप के माध्यम से। उसमें बहुत सारे ऐप आते हैं भाई, उसमें से एक यूपीआई है या भीम ऐप है, ठीक है। चलो जी आगे देख लो और क्या है भाई। ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन आदि कराना हो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो आप, ठीक है। डॉक्टर को घर बुलाना हो तो ऑनलाइन बुला सकते हैं डॉक्टर जी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हैं, रिपोर्ट मंगानी हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन ई हॉस्पिटल के माध्यम से ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, CSC कहा गया है इसको, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाला केंद्र है ये, ठीक है। एक केंद्र खोला गया है, लगभग जो ना अभी सभी गाँव में तो खुला नहीं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक गांव में ये सेंटर खोला जा, जिसको कहा जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर। उसमें ऑनलाइन जितने भी काम होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव के लोग नहीं कर सकते या करना नहीं जानते, ठीक है, या करना नहीं जानते, ठीक है भाई,
तो वे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे जाकर अपना काम करवा सकते हैं। तो उनके लिए खोला जाएगा ये, जिसे कहा जाएगा CSC। और कई जगह खुल भी दिया गया है, ठीक है, कई शहरों में खुल भी गया, सॉरी कई जिलों में खुल भी गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो शायद लगभग पूरे भारत में ये खुल जाएगा। इसके बाद भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है भाई, ये हर गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है, यानी कि कुल मिलाकर लाइन पहुंचाई जाएगी प्रत्येक गांव में इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड, ठीक है। उसको कहा गया क्या? भारत नेट प्रोजेक्ट। आगे बात समझे, भारत नेट प्रोजेक्ट किसको कहा गया? जब प्रत्येक गांव में लाइन के माध्यम से ब्रॉडबैंड लाइन पहुंचा। देखो शहरों में तो है, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां भी आज जो ना आपके ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है, यानी कि जो है इंटरनेट की लाइनें वगैरह नहीं है, बस मुझे ना मोबाइल वगैरह के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। उनमें ज्यादा आपका देख रहे होंगे रेंज ज्यादा आ नहीं पाती भाई, ठीक है, दिक्कत रहती है। ब्रॉडबैंड है बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो वीडियो अपलोड करेंगे हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ठीक है, 2-4 मिनट में ही पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से इसमें इंटरनेट चलता है, तो इसको कहेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके अलावा PMGDISH जो पीछे बताया अभी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता यानी कि ऑनलाइन साक्षरता बढ़ाने के लिए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसे कहा गया PMGDISH, ठीक है। इसके बाद या PMG दिशा भी कह सकते हैं इसको, PMG दिशा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? PMG दिशा, प्रधानमंत्री जी दिशा भी इसको कह सकते हैं। माई गवर्नमेंट पोर्टल, माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है नागरिकों की सरकार में भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी कि नागरिक जो हैं सरकार से जुड़े हैं, सरकार को डायरेक्ट मैसेज करें, योजनाओं के बारे में बताएं, ठीक है, अपने विचार दें, तो उसके लिए बनाया गया कौन सा? माई गवर्नमेंट पोर्टल। उम्मीद है भाई ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षेप में देख लेते हैं, ठीक है, कि एक चार्ट के रूप में। जैसे पारदर्शिता, पारदर्शिता मैंने बताया आपको, सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी। कोई भी सूचना हो सरकारी कर्मचारी की, भारत सरकार की, किसी भी विभाग की, ऑनलाइन कर दी जाएगी, सब उसमें कोई भी देख सकता है, ठीक है, उसको कहा गया भाई पारदर्शिता। जवाबदेही का मतलब अधिकारी या विभाग ट्रैक किए जा सकते हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं वे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, सबको ट्रैक किया जा सके। तुम्हारा जो ना तुमने कोई ऑनलाइन चीज मंगाई, कहां तक आई, कहां तक नहीं आई, सब कुछ इसमें ट्रैक किया जा सके, उसको कहा जाएगा क्या? जवाबदेही, ठीक है भाई। दक्षता की बात करें तो तेजी से सेवा डिलीवरी या कम समय में कार्य करना, उसको कहा गया दक्षता, ठीक है। जैसे मान लो PDF लेनी है आपको, किसी के पास में फोटो भिजवाना आपको, ठीक है, या किसी के पास में फोन करना आपको, किसी के पास में कोई मैसेज भेजना आपको, ठीक है, तो फटाफट करो ऑनलाइन, फटाफट 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर उसमें जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा, ठीक है, और अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में कर दूंगा क्या? अपलोड कर दूंगा भाई, ठीक है। आगे बात समझे, तो इसको सुबह जो है 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा और तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आप फटाफट देखोगे सर, ठीक है। आगे बात समझे, और एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। चलो जी अगले भाई चलते हैं। UGC नेट के लिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं भाई, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ई गवर्नेंस में ICT का उद्देश्य, ठीक है, क्या है? स्मार्ट सरकार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरह के आ सकते हैं कि आपका क्या है, ठीक है, कि भाई आपका ई गवर्नेंस में जो ICT का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सरकार बनाना, स्मार्ट सरकार बनाना इसका सबसे जो ना बढ़िया उद्देश्य है, ठीक है। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल या ट्रांसपोर्टेंट, ठीक, इसमें कहा जाएगा भारत सरकार की ई गवर्नेंस पॉलिसी का मूल आधार क्या होगा? NEGP, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपका कुल मिलाकर जो है सरकार का जो उद्देश्य है, मैंने आपको बताया क्या इसमें? स्मार्ट। स्मार्ट का उद्देश्य, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? S से तो बन जाएगा क्या? सिंपल, M से बन जाएगा मोरल, और A से बन जाएगा अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल, R से बन जाएगा क्या? रेस्पॉन्सिव, ठीक है, और T से बन जाएगा ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसपेरेंट्स भाई, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। सरकार, भारत सरकार की ई गवर्नेंस पॉलिसी का मूल आधार क्या है? NEGP, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछ सके कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है भाई। चलो जी, तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास, ठीक है। आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं भाई, ठीक है। और कोई भी अगर कोई समस्या है, किसी प्रकार की बात समझ में नहीं आई है, कुल मिलाकर यूनिट 8 जो ना यूनिट 8 आपकी पूरी होगी। इसके PY की ओर रहेगी भाई, ठीक है। अगली क्लास में इसके PY को करा दूंगा, ठीक है, सॉरी PY को करा, ठीक है, MCQ भाई, ठीक है।
MCQ, ठीक है, मुंह से जो ना PYQ निकलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी कराते हैं भाई। देखो भाई, हमारी हिस्ट्री की भी क्लासें चल रही हैं इसी चैनल पे। जो बच्चे UGC नेट में हिस्ट्री से एग्जाम देंगे उनके लिए भी भाई क्लास चल रही है, वीडियो लगातार अपलोड की जा रही है, ठीक है। और टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया, अभी प्राचीन भारत चल रहा, प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। वैदिक क्वेश्चन ना, वैदिक सभ्यता के उसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। लगभग उसकी भी 1-2 वीडियो आपकी दो वीडियो के आसपास में आ चुकी है, 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 वीडियो वैदिक काल की भी आपकी आ चुकी है भाई, ठीक है। आगे समझ। तो हिस्ट्री के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, केवल हिस्ट्री के लिए करा रहा हूँ मैं सेकंड पेपर में भी, ठीक है। वैसे तो पॉलिटिक्स भी करा सकता हूं मैं, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि देखो ऑफलाइन जो ना, ऑफलाइन भी क्लास होती है, ठीक है, और ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए क्लास लेनी पड़ती है मुझे, ठीक है। तो ऑफलाइन भी भाई हमारे सेंटर पे क्लास चलती है मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो हम लोग जो है मुजफ्फरनगर में हमारा सेंटर है, मैं किसी क्लासेज, तो वहाँ पे जो ना बच्चों को तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी है, ठीक है। तो जो ना समय निकाल कर आप लोगों के लिए जो है मैं डेली 2 वीडियो लेके आता हूँ। एक तो आपकी जो ना पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 हिस्ट्री के लिए लेके आता हूँ डेली, ठीक है। डेली जो ना ये क्लासें आपको डेली मिलती है, एक सुबह 6 बजे मिलेगी आपको और एक मिलती है शाम को 8 बजे, ठीक है। तो वह देखो, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, तथा शेयर भी कर दिया करो अगर हो सके तो भाई, ठीक है। चलो जी, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई, ठीक है। उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। नमस्कार।